हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 36, जिसमें कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं और कुछ हिंदी साहित्य के। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। ए है हुलास, यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसे अलग करना है। ए है हुलास, बी है हरकत, सी है हमला या फिर डी है हवाला। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसे अलग करना है। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी। क्या है? तो बी, यानी कि हरकत की जाती है। क्या है? तो यह है स्त्रीलिंग। यह है स्त्रीलिंग। फिर है हमला, तो हमला किया जाता है। हमला किया जाता है। ये हवाला, डी है हवाला, तो हवाला किसी चीज का हवाला दिया जाता है। हवाला दिया जाता है। हवाला दिया जाता है। फिर है हुलास, तो हुलास यानी कि खुशी, हुलास मनाया जाता है। हुलास मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ए है दाती, बी है दात्र, सी है दात्री या फिर डी है धात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसे आप लोगों को पहचानना है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री। क्या है? तो दात्री। प्रश्न 3, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द है अलमारी में, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ए है अधिकरण कारक, बी है कर्ता कारक, सी है संप्रदान कारक या फिर डी है कर्म कारक। तो इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर है ए, इसमें अधिकरण कारक है। यानी कि अधिकरण कारक में और पर आता है। कर्ता कारक, तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान के लिए कर्म को। चलिए बढ़ते हैं। यानी कर्म कारक का चिन्ह है को, यानी कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, संप्रदान से यानी कि अलग होने के लिए संप्रदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, डी है बी, सी है यमक अलंकार या डी है अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न 4 का सही आंसर आप लोग करिए कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण यानी कि लाल रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है ए, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, यानी कि जहां पर मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। क्या है? तो चिपकना। यह है श्लेष अलंकार का अर्थ। इनके श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि को घटी ए ब्रज भानुजा वे हलधर के वीर। यानी कि को घटी
ए ब्रस भानुजा वो हलधर के वीर। वे हलधर के वीर। यानी कि इस पंक्ति में वृष भानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। वृष भानुजा का अर्थ है राधा और वृष भानुजा का अर्थ है राधा। यदि वृष भानुजा शब्द को भंग करके वृषभ प्लस अनुजा अर्थ किया जाए तो बैल की बहन होगा। क्या होगा? तो बैल की बहन होगा। फिर है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार यानी कि जब कविता में दो या दो से अधिक बार, यानी कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खावे बौराय जगुआ पावे बौराय। फिर है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर तावर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? ए है फारसी, बी है अरबी, सी है तुर्की या फिर डी है पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द है? प्रश्न 5 का सही आंसर करिए आप लोग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शब्द यानी फारसी का शब्द है अफसोस। चलिए मैं कुछ शब्दों को लिख देती हूँ। फारसी भाषा का शब्द है अफसोस, अफसोस, आतिशबाजी, आतिशबाजी, आबरू, आबरू, आबदार, आबदार, आमदनी, आराम, आराम, आवाज, आईना। ये कौन से शब्द हैं? तो ये शब्द हैं फारसी भाषा के। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए अब हम आप लोगों को तुर्की भाषा के शब्द लिखवा देते हैं कि कौन से शब्द तुर्की भाषा के हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं उर्दू, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। फिर है कज़ाक, क्या है? तो कज़ाक है। फिर है काबू, इसके बाद है कालीन, कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन के बाद है कुली, कुली, कुकी, कुर्की। फिर है कैंची, कैंची के बाद है चकमक, चकमक। इसके बाद है चमचा, चमचा तुर्की भाषा का शब्द है जो कि बार बार पूछा गया है। चिक, चिक के बाद है जुगुल। चलिए इसको रफ कर देते हैं। फिर पुर्तगाली भाषा के शब्दों को लिख देते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अलक तरा, अलक
तरह। इसके बाद है बाल्टी, बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर है आल्पीन, आल्पीन के बाद है फीता। फिर है अलमारी, अलमारी के बाद है तंबाकू। ये क्या है? तो ये है पुर्तगाली भाषा के शब्द। चलिए अरबी भाषा के कुछ शब्द, वकील, जैसे वकील किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। कुछ अरबी भाषा के अन्य शब्दों को लिखवा देते हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं अक्ल है, अक्ल, अजब। फिर है अजायब, अजायब। ये क्या है? तो ये है तुर्की भाषा के शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजायब, इसको बा को सही कर देते हैं, अजायब। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का है? ए है फारसी, बी है अरबी, सी है तुर्की या फिर डी है संकर। तो जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का है? तो इसका सही आंसर है डी, संकर शब्द का। तो चलिए संकर शब्दों को कुछ लिखवा देते हैं। बाकी अरबी, फारसी, तुर्की भाषा शब्दों को हम लिखवा चुके हैं। संकर शब्द, तो संकर शब्द यानी कि संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मेल से निर्मित शब्द क्या कहते हैं? तो संकर शब्द। उपबोली, उपबोली ये क्या है? तो यह है संकर शब्द। फिर है भोजन, भोजन, गाड़ी। इसके बाद है रात्रि, उड़ान। ये क्या है? तो ये है संकर शब्द। विज्ञापन बाजी, विज्ञापन बाजी। इसके बाद है छायादार, छायादार। ये क्या है? तो ये है संकर शब्द। फिर है लोरशाही, लोरशाही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो कि मिश्रित शब्द होते हैं। मिश्रित शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है वे शब्द जिनके सार्थक अर्थ, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ए है रूढ़ यानी कि मूल, बी है योग रूढ़, सी है यौगिक या फिर डी है प्रयुक्त। तो प्रश्न 7 का सही आंसर आप लोग करिए कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़। क्या कहते हैं? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द यानी कि जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या उन्हें, या जो अपने रूप में व्यवहार में लाएं, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाएं उन्हें, जैसे कि कुर्सी, जैसे कि कुर्सी। ये क्या है? तो ये है रूढ़ शब्द। फूल आदि। फिर है तो योग रूढ़। तो योग रूढ़, तो योग रूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये सामान्यतः सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि पीतांबर, पीतांबर। ये क्या है? तो ये है योग रूढ़ शब्द। पीतांबर, लंबोदर। इसके बाद है पंकज। फिर है चक्रपाणि। इसके बाद है जलज। ये क्या है? तो ये है योग रूढ़ शब्द। फिर है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ,
मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हिमालय, जैसे कि हिमालय, हिमालय बना है हिम प्लस आलय से मिलकर बना है हिमालय। प्रधानमंत्री, जैसे प्रधान प्लस मंत्री, ये क्या है? तो ये है यौगिक शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ए है ललित निबंध, बी है आत्मकथा, सी है व्यंग्य या फिर डी है रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है डी, रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र है मेरा परिवार, मेरा परिवार। मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र हैं जिनमें है नंबर 1 पर निक्की नेवला, नंबर 2 पर है गौरा गाय, नंबर 3 पर है गिल्लू गिलहरी। ये क्या है? तो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। नंबर 4 पर है सोना हिरण। चलिए 4 यहाँ पे डाल देती हूँ, सोना हिरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूप भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। प्रश्न 9 का सही आंसर करिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसे टिक करिए कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्त है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो प्रश्न 9 का सही आंसर है बी, बाबू गुलाब राय की परिभाषा है। प्रश्न 10। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? यानी कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है मुक्तिबोध, डी है रामविलास शर्मा। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? तो वह दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? यानी कि एक रचना है जो कि शिवदान सिंह चौहान की है, बाकी 3 रचनाएं इनकी नहीं है। तो वह कौन सी रचना है शिवदान सिंह चौहान की? आप लोगों को उसे चयनित करना है। ए है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, बी है जनांतिक, सी है प्रेमचंद्र विरासत का सवाल, या फिर डी है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो प्रश्न 11 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 11 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो इसका सही आंसर है डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका रचना काल कब का है? तो इसका रचना काल है 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी की यह रचना है। फिर है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तो इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के जनवादी परंपरा के लेखक, तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश
चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा रचना कब की है? तो यह रचना है 1953 ईस्वी की। फिर है जनांतिक। तो जनांतिक किसकी रचना है? तो जनांतिक रचना है नेमीचंद्र जैन की। किसकी? तो नेमीचंद्र जैन की रचना है। यह रचना कब की है? तो यह रचना है 1981 ईस्वी की रचना है। फिर है प्रेमचंद्र विरासत का सवाल। यह रचना किसकी है? तो यह रचना है शिव कुमार मिश्र की। यानी कि प्रेमचंद्र विरासत का सवाल के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र। कौन है? तो शिव कुमार मिश्र हैं। यह रचना कब की है? तो यह रचना है 1981 ईस्वी की। 1981 ईस्वी की रचना है प्रेमचंद्र विरासत का सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? यानी कि वह कौन सी पुस्तक है जो रामविलास शर्मा की नहीं है? बाकी 3 पुस्तकें रामविलास शर्मा की हैं, जो नहीं है उसे आप लोग टिक करिए। ए है प्रेमचंद्र और उनका युग, बी है रस मीमांसा, सी है भाषा और समाज, या फिर डी है आस्था और सौंदर्य। तो कौन सी रचना है जो रामविलास शर्मा की नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, रस मीमांसा। यह रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। तो यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बाकी प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, ये तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए है नंद दुलारी वाजपेयी, बी है बच्चन सिंह, सी है डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर है बी, बच्चन सिंह का है। प्रश्न 13 का सही आंसर है बी, यह कथन बच्चन सिंह का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 हो गया है, अब है 14। तो प्रश्न 14 है कि प्रसंग, एक मिनट, प्रेमचंद छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है, इसका सही आंसर है बी, बच्चन सिंह का कथन है। हमें डाउट हुआ कि हमने गलत लगा दिया, ठीक ओके ठीक है। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनपूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? यानी कि यह जो कथन है यह किसके प्रति है? ए है बाबू श्याम सुंदर दास, बी है चंद्रधर शर्मा, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो प्रश्न 14 का सही आंसर है बी, यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा के प्रति। यानी और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? ए है राधा चरण गोस्वामी, बी है मुक्ति बोध, सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी है राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न 15 का सही आंसर करिए आप लोग। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा की अन्य एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें,
इसके बाद है रेशमिटाई, रेशमिटाई। फिर है चारुमित्रा, चारुमित्रा। इसके बाद है विभूति, विभूति के बाद है सप्तकिरण, सप्तकिरण के बाद है रूपरंग, रूपरंग। फिर है रजत रश्मि, रजत रजत रश्मि। रजत रश्मि के बाद है ऋतुराज, ऋतुराज। फिर है दीपदान, दीपदान एकांकी राम कुमार वर्मा की बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। फिर है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आदि। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पसंद आ रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुँचें और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, सभी में ये प्रश्न आते हैं, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। थैंक यू।